जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएसई 143 के लिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 को आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 को भी देख चुके हैं और कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग एक ऐसा सेशन भी डाले हुए हैं जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है बीपीएसई 143 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट 2 में क्या कहा जाए तो यूनिट 2 का नाम है विश्लेषण के दृष्टिकोण। विश्लेषण के दृष्टिकोण के में इसको हम लोग देखेंगे, जैसे व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या होता है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है, शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है, मतलब इसके बारे में हम लोग दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। और आप सबों को पता होगा, हिस्ट्री हो या पॉलिटी में हो, अगर मार्क्सवादी आपके सिलेबस में है तो उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आपको पता होगा कि ये एक सब्जेक्ट जो है ना अनेकों सब्जेक्ट से मिलता जुलता होती है। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये दोनों लगभग सब्जेक्ट जो ना मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इससे आपको जो ना फ्यूचर में भी काम देगी। हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, जैसे मार्क्सवादी हो गया, इसके बारे में हम लोग इतिहास के बारे में भी समझ सकते हैं वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे व्यवस्थित दृष्टिकोण। ये क्या होता है व्यवस्थित दृष्टिकोण, उससे क्या है, उसमें सब कुछ तमाम चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी यहाँ से देखिए, कहा जाता है व्यवस्थित दृष्टिकोण। तो इसमें सुनिए आप सभी, व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है उन दो दृष्टिकोणों में से एक है जिसका प्रयोग राज्य की राजनीति के विश्लेषण में किया जाता है। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है जो दो दृष्टिकोणों से, यानी कि दो दृष्टिकोण होता है, दो में से एक जो है व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? राज्य की जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसके विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यवस्थित दृष्टिकोण दो दृष्टिकोणों में से एक है और इनका उपयोग जो है ज़्यादातर हम लोग सामान्यतः जो है राज्य के पॉलिटिक्स में करते हैं। ठीक है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी इस प्रकार का एक दृष्टिकोण है, मतलब व्यवस्थित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसी प्रकार का जो मतलब कि दो दृष्टिकोण है, व्यवस्थित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है वो राज्य की पॉलिटिक्स में, राजनीति में इसका विश्लेषण किया जाता है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है इसी प्रकार का एक दृष्टिकोण है जिसे आप अगले अनुभव में अध्ययन करेंगे। मतलब कि आगे हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके, उसके बाद कहा जाता है व्यवस्थित दृष्टिकोण एक प्रकार से अपने कार्यात्मक, प्रकारात्मक या आधुनिकीकरण और विकासशील दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है ना एक प्रकार से जो है उसके जो भी क्रियात्मक हो गया, प्रकारात्मक हो गया, उसी को हम लोग आधुनिकीकरण बोलते हैं। क्रियात्मक, प्रकारात्मक हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण बोले तो मतलब कि देश के जो विकास कर रहा है, देश में बहुत बदलाव हो रहा है, मॉडर्न बन रहा है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना आधुनिक भारत, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न युग, मॉडर्न जमाना, ये सब जो है ना उसी आधुनिक, मतलब देश बदल रहा है। ठीक है, आधुनिकीकरण हो या विकासशील दृष्टिकोण, विकास मतलब प्रोग्रेस कर रहा हो, तो ये दृष्टिकोण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जानते हैं। ठीक है, और कहा जाता है 1970 के दशक तक ये दोनों दृष्टिकोण प्रमुख थे। आधुनिकीकरण और विकासशील दो दृष्टिकोण थे जो 1970 ईस्वी के दशक तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रमुख थे, प्रचलित थे। ओके, और जैसा कि आप इस इकाई के अध्ययन करेंगे, हम लोग इस अध्याय में जो है इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। और बाद के काल में यानी 1970 ईस्वी के बाद में जो है ना कुछ दृष्टिकोणों भी राज्य की राजनीतिक अध्ययन में प्रयोग में आए। कुछ ऐसे भी दृष्टिकोण सामने में देखने को मिला जो जिस तरह से व्यवस्थित दृष्टिकोण राज्य के राजनीति में प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार जो है कुछ ऐसे भी दृष्टिकोण देखने को मिला है जो राज्य की राजनीति में इसका प्रकोप था, अध्ययन करने का प्रयोग में मिला था। ठीक है, और लेकिन ये दोनों दृष्टिकोण को किसी प्रकार में उपयोग आते रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है, ये विकासशील दृष्टिकोण हो गया और आधुनिकीकरण दृष्टिकोण एक ऐसे दृष्टिकोण है जो लगभग सभी चीज़ों में, सभी रूप में इन्होंने अपना प्रकोप छाया हुआ है। और कुछ ऐसे भी दृष्टिकोण हैं जो राज्य की राजनीति में या अलग प्रकार की चीज़ों में, इन चीज़ों को दृष्टिकोणों में हम लोग को देखने को मिला है। और इन दोनों के बाद विकसित होने वाले दृष्टिकोण एक से अधिक दृष्टिकोण के मिश्रण से विकसित हुए हैं। और इन दोनों के बाद जो है ये, जैसे कि आधुनिकीकरण हो गया और विकासशील हो गया, ये दो ऐसे मतलब दृष्टिकोण थे। इसके बाद जो है ना, इसके अलावा जो भी दृष्टिकोण थे वो कहीं ना कहीं एक साथ मिल के कोई काम करते थे। एक या एक से अधिक दृष्टिकोण जो है ना मिश्रण के तौर पर विकसित हुए थे, प्रोग्रेस किए थे।
ठीक है। उसी प्रकार इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के ने एक ही समय में दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो एक ही समय में, एक ही काल में दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया है, ठीक है। उसको भी हम लोग जानेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे और आगे की हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है। आइए हम व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे कहा जाता है सामाजिक विज्ञान के व्यवहारवादी आंदोलन के एक भाग के रूप में राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और व्यवस्था के अध्ययन के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाया। मतलब कहा जाता है व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में कहा जाता है, इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जो है सोशल साइंस के व्यवहारवादी आंदोलन के रूप में, ठीक है, एक भाग के रूप में जो है ये राजनीतिक हो गया, जो है राजनीतिक वैज्ञानिक हो गया। इन्होंने क्या किया था? राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और व्यवस्था के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग किया था। किसमें? राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक थे। जैसे अभी हम लोग क्या देखें, इससे जस्ट पहले क्या देते, कुछ विद्वानों ने किया था, एक ही समय में दृष्टिकोण का प्रयोग किया था। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान, जो पॉलिटिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया और इसके व्यवस्था के अध्ययन के बारे में कई प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग किया और इसको अपनाया, ठीक है। और मूल रूप से अमेरिका में विकसित इस दृष्टिकोण का उपयोग उन देशों के राजनीतिक अध्ययन करने के लिए किया गया जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। मूल तौर पर हम लोग अमेरिका के में जो विकसित देश हैं उसके दृष्टिकोण का उपयोग करने लगे, जिससे कि इसका अध्ययन किए जा चुके हैं, ठीक है। और 1960 में देशों G.A. आलमंड और J.S. कोलमैन द्वारा संपादित पुस्तक, ये दोनों लेखक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1960 ईस्वी में, जिस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, के छपने के बाद ये दृष्टिकोण बहुत लोकप्रिय बना। ये दृष्टिकोण जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना। ये कौन से दृष्टिकोण की बातें कह रही है? हाँ, ये आपका जो है व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सभी व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की जा रही है। और इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, आप सभी ध्यान से सुनिए। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्यवस्थित दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं, क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो आपको यहाँ से लिखना है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कहा जाता है राजनीतिक गतिविधियों की व्याख्या राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के द्वारा की जाती है। मतलब कि राजनीतिक गतिविधियां जो है उसकी हम लोग को चर्चा, व्याख्या जो है वो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं शामिल है। राजनीतिक व्यवस्था में जो है, पॉलिटिक्स सिस्टम में जो है, ये राजनीतिक संस्थाएं हो गई, उसके बाद संरचनाएं हो गई, प्रक्रियाएं हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, उपस्थित हैं। और विभिन्न संस्थाएं आपस में संवाद और तालमेल बनाए रखते हैं। ये तीनों चीज़ों जो है, संरचनाएं, प्रक्रिया, ये आपस में एकजुट बनाए रखते हैं, मिलते जुलते हैं, तालमेल रखते हैं, जैसे आप और हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है। और आपस में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। प्रक्रिया सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में घटित होती है तथा तालमेल बनाए रखते हैं। जैसे प्रक्रिया कहा गया है, ये क्या होता है? सामाजिक, जो सोसाइटी चीज़ हैं उसके राजनीतिक हो गया परिवेश में जो है ना एक घटित होती है। ये प्रक्रियाएँ जो सामाजिक हो गया और राजनीतिक परिवेश में ये रेगुलर घटित होती रहती है और इसमें तालमेल बनाए रखते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तथा व्यवस्था टूटती नहीं है। और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था लचीली होती, जो परिस्थिति के अनुसार ढल जाती है। ये राजनीति जो है ना लचीली टाइप की होती है, जो जिस तरह से सिचुएशन मिला उस तरह से वो रूप में ढल गया, ठीक है। और परंतु टूटता नहीं। ये जो है, ये जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लो, ये राजनीति है, ठीक है, ये राजनीति है और एक साथ जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे से गया और यहाँ टूट के फिर दूसरा ये गैप हो गया, ऐसा नहीं है। ये लचीला होता है, ये कितना भी सिचुएशन का गंभीर आ जाए ये टूटता नहीं है, ठीक है, सिर्फ मुड़ जाता है इधर उधर। उसी प्रकार कहा जाता है भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक ने व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उपयोग दोनों राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राज्यों के राजनीतिक अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे 2 स्तर पर चुनाव होता है, राजनीतिक विकास होता है, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है अध्ययन किया जाता है। और अखिल भारतीय राजनीति के अध्ययन में रजनी कोठारी की पुस्तक, यानी अखिल भारतीय की राजनीति के अध्ययन के रूप में जो ना एक पुस्तक लेखक थे रजनी कोठारी की पुस्तक जो है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया। आप ध्यान रखना है, इसको आगे भी फ्यूचर में आपको काम देने वाली है। यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है ना, इसके मुख्य मतलब लेखक कौन थे? रजनी कोठारी, मुख्य पुस्तक है। विभिन्न विद्वानों ने राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में दृष्टिकोण का उपयोग किया।
एक या एक से अधिक राज्यों के अध्ययन के लिए किया गया, ठीक है। और कहा जाता है उन्होंने इस दृष्टिकोण द्वारा राज्य राजनीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। इस दृष्टिकोण के बारे में जो है ना, राज्य राजनीति के जो है स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में इसको अध्ययन ग्रहण किया, ज्ञान प्राप्त किया। इन पहलुओं में मुख्यतः राजनीतिक दल के भीतर मतभेद, जाति, धर्म, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूह आदि शामिल है। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है, इसके क्या क्या पहलुएं देखने को मिलती है, जैसे राजनीतिक दल हो गया, दल के भीतर मतभेद हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, चुनाव हो गया, दबाव समूह, ये पहलू हैं व्यवस्थित दृष्टिकोण के। ये सभी तमाम चीज़ें जो पहलुएं हैं और इन पहलुओं को राजनीतिक व्यवस्था के उपतंत्र के रूप में भी माना जाता था, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीतिक दल एवं जाति हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक दल, और इसमें जो है ना जाति है, कास्ट है, ठीक है, और पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं। उसके कहता है पॉल बॉक्स और रिचर्ड सीजन ने क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का अध्ययन इस दृष्टिकोण का प्रयोग करके किया। और ये जो है दोनों, उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान में एक कांग्रेस का अध्ययन इसी दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से, व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ चुके होंगे। और आगे की ओर देखते हैं हम लोग। रिचर्ड सीजन ने कांग्रेस के स्थानीयकरण, आधुनिक संस्थान जैसे राजनीतिक दलों और परंपरागत संस्था जाति प्रथा के बदलाव का अध्ययन किया है। रजनी कोठारी ने कांग्रेस व्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादित किया, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी, रजनी का क्या क्या था, उसने कांग्रेस की व्यवस्था को, जो अवधारणा को उजागर किया था, प्रतिपादित किया था, इसके बारे में अध्ययन करके सबको बताया था। उनके अनुसार कांग्रेस ने इसमें गुटवाद के साथ तालमेल बिठाने में लचीलापन दिखाया था। और इन्होंने ही जो है ना कांग्रेस में जो है गुटवाद के रूप में से पार्टियां को लचीलापन बनाएगा, राजनीतिक के बारे में लचीलापन के दिखाया है। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रयोग के रूप में उदाहरण है, ये व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में एक उदाहरण है, ठीक है। और जैसे समाजशास्त्रियों की तरह राजनीतिक वैज्ञानिकों का भी ध्यान जाति के अध्ययन के लिए आकर्षित हुआ। जिस तरह से सोशोलॉजिस्ट जो थे की तरह से जो राजनीतिक वैज्ञानिक जो है पॉलिटिक्स साइंस हैं, उसमें भी ध्यान जाति के अध्ययन पर किया गया, आकर्षित किया गया। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, पॉलिटिक्स पार्टियां और कास्ट, यानी कि राजनीतिक दल और जाति। तो उसमें से जो ना जाति के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने एक केंद्र के रूप में आकर्षित किया। और विकासशील या पारंपरिक समाज को समझने के लिए उन्होंने आधुनिकता और परंपराओं के बीच परंपरा संबंधों की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। देखिए जिस तरह से समाज है, जिस तरह से सोसाइटीज है, उसके अंतर्गत जो आधुनिकता के तौर पर वहाँ की जो परंपराएं हैं, इन दोनों के बीच आधुनिकता और परंपरा, ठीक है, दोनों के बीच उन्होंने क्या किया, संबंध बनाया। संबंध बनाने से इसको समझने में आसानी हुई और इसके माध्यम से वो समझने का प्रयास किया, ठीक है। आधुनिकता की पहचान आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अभिप्राय था। चुनी हुई सरकार, जैसे राष्ट्र राज्य, आधुनिक नेतृत्व, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल, चुनाव आदि हैं, ठीक है। और परंपरा के नाम से जाति, धर्म, जनजाति आदि अभिचिह्नित किया गया। राजनीतिक दलों एवं चुनावों का अध्ययन करते समय रजनी कोठारी ने यह दलील दी कि राजनीति और जाति के बीच संपर्क दो तरफा प्रक्रिया है। यानी कि कोठारी जी ने क्या किया था, दलील ये बातें बताएं कि राजनीति और जाति के बीच जो है ना दो तरह का तरफा प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों बहुत मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था, राजनीतिक दल और जाति, ठीक है। उसी के लिए दोनों ने क्या, ये कोठारी जी ने क्या किया, इसमें दो तरफा प्रक्रिया बताए। और कहा जाएगा कि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को बदलते हैं। जाति और राजनीति जो है दोनों को एक दूसरे से बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अब जाति परंपरागत या क्रियाकांडों से सबसे संबंधित भूमिका नहीं निभाती, बल्कि यह अब धर्मनिरपेक्ष हो गई है। ये जो है निभाती नहीं, अब जो धर्मनिरपेक्ष के रूप में बन गई है। जैसे उसी प्रकार कहा जाता है, मायरन विनर द्वारा संपादित पुस्तक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंतर्गत विभिन्न शोधकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया है। एक ऐसे पुस्तक है जिसका नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसके माध्यम से मायनर विनर ने भी यही बताया है कि विभिन्न राज्यों में जो है राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहता है, ये जो है अलग अलग लेखक, अलग अलग जो कार्यकर्ता थे, उसके द्वारा जो कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इसके माध्यम से कहा जाए वो, और ये पहलू जो है क्या कहता है, जैसे कि विभिन्न राज्यों में राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। और जैसे सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश हो गया, राजनीतिक प्रक्रिया हो गया, का विश्लेषण और राज्य सरकारों का प्रदर्शन, ये तमाम पहलुओं पर इसने उजागर किया। उसी प्रकार का था सामाजिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान करने के लिए सामाजिक समता के मुद्दे जैसे जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक दृष्टिकोण, शहरी ग्रामीण विभाजन, राजनीतिक प्रक्रिया का विवरण जो राजनीतिक दलों के साथ किया गया है, ठीक है।
और इसी प्रकार कहा जाता है इसके हित में नेतृत्व का तरीका एवं रणनीति पर विवाद भी किया तथा सरकार का मूल्यांकन किया माल और सेवाओं के वेतन के आधार पर। ठीक है, विद्वानों ने इस मुद्दों पर अलग अलग बल के साथ किया, यानी कि कहा जाता है अलग अलग विद्वानों, जैसे बताया ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत कहा दिया, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बातें कही, यानी ये सभी चीज़ें व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने अपने बातों को रखा है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है इकबाल नारायण द्वारा पुस्तक। देखिए मैंने अभी बताया था ना, इकबाल आप जो एक दो साइंटिस्ट का मतलब पुस्तक का नाम लिख देना है, जैसे हम लोग दो देख चुके हैं संपूर्ण तरीके से। आपको कुछ मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। जैसे नारायण द्वारा इन्होंने क्या किया था, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी इससे पहले पॉलिटिक्स इन इंडिया देखने को मिला था, अब स्टेट इन पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। ये इकबाल नारायण के माध्यम से इन्होंने भी बताया है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है। ओके, और इस तरह से आप व्यवस्थित दृष्टिकोण हम लोग को यहीं तक रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आप व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में समझ चुके होंगे। कोठारी जी अलग बातें कही, ठीक है, तो सब कुछ अपने हम लोग के हिसाब से किए हुए हैं। ठीक है, जो सिलेबस में आपका निर्धारित किया गया है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को पहले भी पता होगा ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो हम लोग इसमें जो दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक का विश्लेषण वर्गीय संबंधों या सामाजिक संबंधों तथा उत्पादन की शक्तियों के आधार पर करता है। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो होती है ये पॉलिटिक्स का विश्लेषण के तरीके से इसमें क्या करता है, जो समाज के संबंध हैं, जो सोसाइटीज के मतलब समाज में जो भी संबंध हैं या उत्पादन की जो शक्ति हैं, इसके आधार पर ये कार्य करती है। और ये राजनीति को वर्ग संबंध का प्रतिबिंब समझता है। ये राजनीति को जो है ना, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या करता है, राजनीति को जो है वर्ग संबंध का प्रतिबिंब, मतलब कि जो परछाइयाँ होती, प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसको समझता है। इसके अनुसार राजनीति समाज में आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होती है और इसके अकॉर्डिंग जो है ना, इसके अनुसार जो होता है, जो राजनीतिक सोसाइटी है, समाज है, उसमें जो है आर्थिक जो है वो उसके अंतर्गत निर्धारित होती है। राजनीतिक संस्थाएं तथा राज्यवर्गीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यवर्गीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है तथा वर्ग विभाजित समाज में वे उच्च वर्गों के हितों को पूरा करती है। वे क्या करते हैं, राज्य वर्ग के संबंधों तथा उसके बाद ये वर्ग विभाजित समाज में उच्च वर्गों के हितों को पूरा करती है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को विकसित देशों के साम्राज्यवादी संबंधों के साथ मिलाकर देखती है। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण, देखिए हम लोग व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में जाने और के विपरीत, यानी कि व्यवस्थित दृष्टिकोण जो भी थे उसके अपोजिट, उसके उल्टा मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो राजनीति को विकसित देशों के, जो पहले से विकसित हैं उन देशों में साम्राज्यवादी संबंधों के साथ मिलकर, वहाँ के जो विकसित देश हैं उसमें जो साम्राज्यवादी हैं उससे संबंध बनाकर वो एकजुट मिलकर मिलजुल के वो मतलब काम करते थे। साम्राज्यवाद विकासशील देशों में राजनीति को प्रभावित करता है, जो साम्राज्यवाद हैं विकासशील देशों में ये पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में उसके कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, उसके साम्राज्यवाद विकासशील देशों की राजनीति नियंत्रित करते हैं, इन तमाम बिंदुओं को नियंत्रित करते हैं। ये संस्थाएं विकासशील देशों पर अपनी शर्तें लगाती है। ये संस्थाएं जो है जैसे मुद्रा कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, इन ऐसे संस्थाएं हैं जो विकासशील देशों पर अपनी शर्तें जो है ना लागू करता है। ठीक है, कहा जाता है ना कोई भी देश है उसके अंदर हम लोग बोलते हैं ना विश्व बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करेंगे, ये नई सूचनाएं हैं, ये नया नोटिस जारी किया है, इसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। इन शर्तों के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों के राज्य अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। इसके इन शर्तों के कारण जो भी वो शर्त नियम लागू कर दिए हैं उसके अनुसार उसके स्वरूप जो विकासशील देश इसके अपने राज्यों में वो पॉलिसी जो है ना निर्धारित करते हैं, वो पॉलिसी पब्लिश करते हैं तथा ये नीतियां आम लोगों पर विपरीत असर डालती है। अगर मान के चलो जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए कोई तब नीतियां बना दे, अचानक बोल दे नहीं ये ऐसा हो जाएगा जिससे कि मतलब कि नागरिक जो पब्लिक है, जो छोटे छोटे लोग हैं वो उसके परेशान हो जाए, तो ये प्रकार का मतलब कि असर उस पर रेगुलर डालते रहते मतलब। ठीक है, लोगों का आक्रोश इन नीतियों के खिलाफ बढ़ता जाता है। अरे मान के चलो अभी नोटबंदी कर दिया अचानक, फिर 2000 लागू कर दिया, मतलब अगर जल्दी जल्दी करता, जैसे कि मान के चलो अभी 2000 का नोटबंदी कर दिया, ठीक है, फिर लागू कर दे, फिर नया चीज़ कर दे, तो कहीं ना कहीं ये जो ढलने में दिक्कत होती है ना। तो ये बातें हैं, खिलाफ बढ़ता जाता था, जो शासक वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष का रूप ले लेता है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को इतिहास के साथ जोड़ता है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो वही कहा जाता है व्यवस्थित दृष्टिकोण जो होती है वो उसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है राजनीति को यानी पॉलिटी को जो है क्या कहता है इतिहास के साथ, हिस्ट्री के साथ जोड़ता है।
ये सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ को जानने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को लागू करता है। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थावादी दृष्टिकोण के मुकाबले मार्क्सवादी दृष्टिकोण अधिक अंतर्वैषयी होता है। देखिए आपको अगर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण में अगर आपको पूछा जाए कि दोनों में से सबसे ज़्यादा उच्च मतलब कि हाई लेवल के कौन के थे, तो आपको बोलना है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, मार्क्सवादी विचारों में आर्थिक तथ्यों या वर्ग की भूमिका को लेकर काफ़ी मतभेद भी दिखाई देते हैं। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोणों में क्या होता है, जो आर्थिक तथ्य हैं या वर्ग की भूमिका है, इसमें लगभग झगड़ा वगैरह देखने को मिलती है। इन मतभेदों के प्रकाश में मार्क्सवादी संरचना दृष्टिकोण को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण और नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये दो दृष्टिकोण के रूप में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन? शास्त्रीय दृष्टिकोण, उसके बाद नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो हम लोग एक एक करके दोनों को जानेंगे। शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है? कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उल्लेखित, इसमें जो है इसके बारे में दिया गया है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अर्थव्यवस्था राजनीति की तुलना में अति निर्धारित भूमिका अदा करती है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है ना, इसके अनुसार जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी पॉलिटी जो है, उसमें ये कंपेयर किया गया है कि इसमें जो अति निर्धारित भूमिका अदा करती है। और इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था आधारशिला और राजनीतिक अधिसंरचना होती है। मार्क्स और एंजल्स ने 18वीं ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में इस धारणा को संशोधित किया है। मार्क्स और एंजल्स ने इसके बारे में 18वीं शताब्दी में ही इसके बारे में धारणा को संशोधित किया है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, और इसी प्रकार संशोधन के अनुसार की आधार अधिसंरचना को निर्धारित करता है, परंतु अधिनिरोधक के रूप में नहीं, और बल्कि अधिसंरचना का सापेक्ष स्वायत्ता होती है, अर्थात आधार अधिसंरचना को निर्धारित करता है अंत में, परंतु अधिसंरचना की सापेक्ष स्वायत्ता ही जाती है। अब ये मानते हुए थे कि अधिसंरचनाएं हमेशा आधार पर निर्धारित नहीं होती, उनके सापेक्ष स्वायत्ता होती है, किंतु अंतिम विश्लेषण में वो आधार है जो अधिसंरचना का निर्धारण करता है। इस प्रकार से राजनीति की सापेक्ष स्वायत्ता है। ठीक है, व्यवस्थित दृष्टिकोण की तरह जो व्यवस्थित दृष्टिकोण थे उसी के तरह जो है शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उपयोग राजनीति और राष्ट्रीय और राज्य स्तरों के अध्ययन के लिए भी किया गया है। देखिए क्या कहता है, हम लोग सबसे पहले व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में देखें तो व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है? राज्य के पॉलिटिक्स में, स्टेट के पॉलिटिक्स में, राज्य के राजनीति के तौर पर। और उसी प्रकार शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण का भी प्रयोग हम लोगों को देखने को मिला है राजनीति और राष्ट्र और राज्यों के स्तर पर, मतलब ये राष्ट्रों के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी, मतलब देश के स्तर पर और स्टेट के स्तर पर, दोनों के स्तर पर इसका उपयोग देखने को मिला है। और मार्क्सवादी पद्धति के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के बाद के काल में कि शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली पुस्तकों में चार्ल्स वेटलहैम की में इंडिया इंडिपेंडेंट, चार्ल्स वेटलहैम जो है इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिया इंडिपेंडेंट, तथा अचिन विनायक की पुस्तक देखिए इडियाज बुर्जुआ डेमोक्रेसी के नाम पर प्रमुख है। इसके बारे में इसकी चर्चाएं संपूर्ण तरीके से की गई है। और कहा जाता है शास्त्रीय मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रमुख प्रयोग कृषि आंदोलन, कृषि संबंधों और भूमि सुधार तथा श्रमिक असंघ के आंदोलनों का अध्ययन करने के लिए हुआ है। ठीक है, और आगे कहा जाता है शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण की गैर आर्थिक कारकों की तुलना में आर्थिक कारकों की अनुचित महत्व देने के लिए आलोचना की जाती है। यानी कि शास्त्रीय दृष्टिकोण जो होते हैं, शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है, ये गैर आर्थिक कारक जो होते हैं उसके साथ कंपेयर करके आर्थिक कारक, जो भी आर्थिक कारक देखने को मिलती है, उसके अनुचित महत्व देने के लिए आलोचना भी करती है। उसके तो शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुयायी इस आरोप का प्रतिवाद करते हैं। इसके अनुसार मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति की स्वायत्ता को इस तर्क के साथ स्वीकार करता है कि अंत में वर्ग ही राजनीति का निर्धारण करता है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के अनुयायी जाति की भूमिका वर्ग के में अनदेखा करते हैं। ये मामला का शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब हम लोग देखेंगे नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। कहा जाता है वह मार्क्सवादी अवधारणा जो गैर आर्थिक कारकों जैसे संस्कृति, राजनीति के विश्लेषण की चेतना और अन्य मुद्दों पर उचित बल देते हैं, नव मार्क्सवादी अवधारणा के रूप में जानी जाती है। देखिए क्या कहा जाता है, हम लोग पहले शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण को जानते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है? देश और राज्यों के राजनीति में। और हम लोग देखेंगे अब नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसको जो है ये गैर आर्थिक कारक हो गए जैसे कि संस्कृति की स्थिति में, राजनीति के विश्लेषण की चेतना और जो भी अन्य प्रकार के मुद्दे हैं उसमें उचित बल देते हैं। तो उसमें हम लोग को नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण के रूप में हम लोग जानते हैं। नव मार्क्सवादी अवधारणा ग्राम्सी, फ्रैंकफर्ट स्कूल और ऑफ रोल मिलीबैंड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भरकर सामने आई थी। ठीक है, और कहता है ग्राम्सी का प्रभाव जो है सबाल्टर्न
सबाल्टर्न स्कूल में सबसे अधिक देखा जा सकता है। एक स्कूल है सबाल्टर्न स्कूल, ठीक है, उसमें इसके बारे में चर्चाएं देखने को मिलती है। रंजीत गुहा द्वारा प्रतिपादित सबाल्टर्न स्कूल का आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबाल्टर्न के स्कूल अनुयायियों का मानना है कि सामान्य लोगों में स्वयं की चेतना जगाने की क्षमता होती है। इसमें देखिए रंजीत गुहा के द्वारा प्रतिपादित है कि इसका जो डायरेक्टर कौन थे, रंजीत गुहा किसका डायरेक्टर थे, सबाल्टर्न स्कूल का, ठीक है। उसके माध्यम से जो है ना भारतीय इतिहास में से एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। आप अगर इतिहास पढ़ोगे ना थोड़ा अप लेवल के, जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो होती है उसके लेवल में आप पढ़ोगे ना, इसके बारे में संपूर्ण तरीके से पढ़ोगे आप, ठीक है। तो कहा जाता है सबाल्टर्न जो है ना, सबाल्टर्न स्कूल के अनुयायियों का मानना था कि ये सामान्य लोगों जो जनरल पीपल्स हैं उसमें स्वयं की चेतना जगाने के लिए प्रेरित करता है, क्षमता कर है। इसके लिए किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के मानने वाले विद्वान जैसे अल्थुजर, कोलाकोस्की, पोलांजा इत्यादि विद्वानों ने शास्त्रीय मार्क्सवादी अवधारणा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आलोचना की थी। तो इस तरह से हम लोग नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में भी देख चुके हैं। हम लोग अब तक क्या देखें, व्यवस्थित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के दो दृष्टिकोण, एक शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण और दूसरा क्या देखे, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। व्यवस्थित दृष्टिकोण में क्या होता था, उसका उपयोग सामान्यतः राज्य के राजनीति के तौर पर क्या करता था, और मार्क्सवादी जो है वो व्यवस्थित दृष्टिकोण से थोड़ा ज़्यादा लेवल के थे, ठीक है। वो देश के स्तर पर कार्य करते थे, देश की राजनीति पर फोकस करते थे। और इसमें जो है इसके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग कहाँ होता है, देश और राज्य की राजनीति के तौर पर किया जाता है। और इसमें जो है आपका नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसमें एक स्कूल का नाम दिया गया जिसका नाम था वो सबाल्टर्न स्कूल, ठीक है। और सबाल्टर्न स्कूल का जो है डायरेक्टर थे रंजीत गुहा। और इस सबाल्टर्न स्कूल में जो है ना इसके अनुयायियों का मानना था कि सामान्य लोग जो हैं, जनरल लोग हैं, वो इसके जो है इसकी चेतना जगाने में काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये इस स्कूल के माध्यम से कोई अदर एजेंसियों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग मार्क्सवादी के बारे में देख चुके हैं। इसमें क्या कहा जाता है, राज्य की राजनीति को जानने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रयोग की चर्चा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए, इसके बारे में आप आसानी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और ये आपके लिए यूनिट 2 में सफिशिएंट है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, सरल तरीके से समझ में आया होगा। और एक नम्र निवेदन आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।